नमस्कार दोस्तों, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। चार्टर एक्ट्स ऑफ 1813, 1883, सॉरी 1833 एंड 1853। ठीक है, ये हम लोग सारे चार्टर एक्ट्स एक ही बारे में देखेंगे। बहुत माइनर माइनर डिफ्रेंशिएशन के थ्रू आप लोग समझ पाएंगे कि बहुत थोड़ा सा डिफरेंस करके डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट जो होता था उसके बेसिस पे डिफ्रेंशिएट करते करते इसको आगे बढ़ाएगा। इससे पहले हम लोगों ने 1773 का देखा था, उसके बीच में एक पिट्स इंडिया एक्ट आता है जो छोटा सा एक इशू चेंज करने के लिए लाया गया था। वो मैं आप लोगों को यहीं भी बता देता हूँ, उसको बहुत डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं रहती है। वो सिर्फ इसके लिए ले आया था क्योंकि हम लोगों ने 1773 का जो एक्ट पढ़ा था उसमें हम लोगों को पता चलता है कि भाई गवर्नर जनरल के पास एक्चुअली में कोई कॉन्क्रीट पावर है नहीं, वो सिर्फ नाम का गवर्नर जनरल उसको बना दिया गया है। वो पपेटी बेवकूफ़ है, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा पावर देने के लिए उस एक्ट को लाया गया था कि भाई अब जो गवर्नर जनरल करेगा वो सही करेगा। उसमें जो 4 मेंबर्स होते थे उसमें से उसको रिड्यूस कर दिया था, 3 मेंबर्स कर दिया था, मुझे याद आ रहा है। एंड इस तरीके से उसके ऊपर काम किया था। तो ये तीनों चार्टर एक्ट्स जो है इनके अंदर कुछ माइलस्टोन्स हैं जो इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछे हुए इनके में से, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इनके अंदर क्या ऐसा चीज़ है जो कि यूपीएससी भी खुश हो गया और क्वेश्चन पूछ लिया। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे एक एक करके, बारी बारी से हर एक चार्टर एक्ट को देखेंगे। ओके, चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के ऊपर। ओके, 1813 की बात करते हैं तो एक एक उसके फीचर्स रहते हैं। सारे फीचर्स वो एक्ट वगैरह जो बनाते हैं वो बहुत बड़ा होता है। ओके, उसमें जो प्रोमिनेंट चीज़ें हैं उनको हम लोग सिर्फ डिस्कस करते हैं सो दैट हम लोग को पता चले कि एक एक्ट का दूसरे एक्ट से क्या फ़र्क है, मतलब एक चार्टर एक्ट का दूसरे चार्टर एक्ट से क्या फ़र्क है। वो हम लोग को सिर्फ उतना ही पता होना चाहिए और ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं होती। ओके, तो इसमें क्या है, इस एक्ट के थ्रू मोनोपोली जो अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी उसको बंद कर दिया। देखिए आप लोगों को बताता हूँ कि आपका जब आपका 31 दिसंबर 1599 में जब आपका ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की जाती है तो उस समय इसको मोनोपोली दी जाती है कि भाई कोई भी और ब्रिटिश कंपनी, कोई भी और इंग्लैंड से कोई भी कंपनी यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के सिवाय नहीं जाएगी। मतलब इंडिया में कोई भी ट्रेडिंग कंपनी नहीं जाएगी एक्सेप्ट फॉर ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपोली रहती है कि वो ब्रिटिश अंपायर के मतलब इंग्लैंड से कोई भी और भी कंपनी यहाँ पे नहीं आके ट्रेड कर सकती। तो वो खुले खुले मन से एकदम धड़ल्ले से काम करती है और इसी के वजह से उसको जो यहाँ से रॉ मटेरियल सप्लाई करना है और वहाँ से जो ट्रेडिंग चीज़ें लेके आनी है यहाँ पे मर्चेंटाइज गुड्स वगैरह लेके आने हैं, वो सब कुछ मोनोपोली बेसिस पे चल रहा है। तो इसको प्रॉफिट वगैरह भी बहुत अच्छा खासा तगड़ा होता है। ओके, बट यहाँ पे क्या किया जाता है कि भाई अब तो आपने बहुत प्रॉफिट ले लिया। मैंने आप लोग बताया था ना 1773 के एक्ट में मैंने बताया था कि भाई धीरे धीरे ऐसा हरकतें किया जाएगा कि किसी भी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी से जो मतलब प्रोमिनेंट पैसे आने का जो सोर्स है वो सब धीरे धीरे डाइवर्ट किया जाए अदर सोर्सेज के, मतलब जो पार्लियामेंटेरियंस है उनके बीच में बटे और जो ब्रिटिश एम्पायर के लोग हैं उनके बीच में बटे। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का मोनोपोली इसके लिए खत्म करना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था। इसके लिए इन लोगों ने क्या किया, 1813 के अंदर एक्ट लाया, चार्टर्ड एक्ट, और उसके अंदर पहला क्लॉज डाल दिया कि भाई पहले तो इस गधी कंपनी का मोनोपोली ही खत्म कर दो। अब कोई भी ब्रिटिश कंपनी आके यहाँ पे लूट खसोट कर सकती है जिस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी करी थी। ठीक है, मतलब अब ईस्ट इंडिया कंपनी तो अपना काम करेगी करेगी, वो अपना जैसे चला था वैसे चलेगी, उसके अलावा और भी कंपनीज आ सकती है और इक्वली लूट मचा सकती है इंडिया के अंदर और सबका अधिकार होगा इंडिया के हर एक रॉ मटेरियल्स के ऊपर। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि भाई हमारा चीज़ हमसे लूट के कोई और लेके जाने वाला। ठीक है, तो और इसके अंदर क्या किया गया, चाइना के साथ जो ईस्ट इंडिया कंपनी का ट्रेड चल रहा था टी और ओपीएम में होता। ठीक है, चाइना का ट्रेड टी के अंदर और ओपीएम के अंदर किया था, मुझे याद आ रहा है अच्छे तरीके से। चाइना के साथ जो ट्रेड सॉरी जो चाइना के साथ ट्रेड है, और चाइना के साथ जो ट्रेड होता है उसके अंदर मोस्टली ओपीएम और टी का ही फैक्टर रहता है। तो चाइना के साथ ट्रेड और टी का जो ट्रेड होता है इंडिया के साथ जो रहता है उसके अंदर पूरी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी का राज वैसा भी चलता है। मतलब चाइना के साथ जो ट्रेड चल रहा है, मैं कंफ्यूज कर गया आप लोग को अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो चाइना के साथ जो ट्रेड कर चल रहा है वो उसके अंदर कोई और कंपनी नहीं आएगी। मतलब चाइना के अंदर कोई भी और कंपनी नहीं जाएगी एक्सेप्ट फॉर ईस्ट इंडिया कंपनी। और जो वर्ल्ड के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी का टी का ट्रेड है, मतलब चाय का जो ट्रेड है उसके अंदर उसको मोनोपोली अभी भी रहेगी। मतलब चाय के अंदर और कोई कंपनी नहीं आ सकती एक्सेप्ट फॉर ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके, नेक्स्ट है कंपनी के रूल को 20 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया। जहाँ उन लोग समय दिमाग नहीं लगाते, उन लोग क्या करते थे भाई 20 साल के लिए बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ। इसके लिए आप लोग देखेंगे 1813 के बाद 1833 आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद 1853 आएगा। 20 साल के लिए सीधा बढ़ा दो, टेंशन मतलब बीच में देखा जाएगा जो होगा। ओके, पैसे बस आने चाहिए। ओके, नेक्स्ट
इसमें एक क्लॉज डाला गया जिसमें ये कहा गया कि भाई जो भी व्यक्ति इंडिया में आके मॉरल और रिलीजियस इंप्रूवमेंट्स ला सकता है, मतलब क्रिश्चियन मिशनरीज की बात की जा रही है, अगर वो यहाँ पे आना चाहे, एक्ट करना चाहे, कुछ भी काम करना चाहे, तो उनको खुली छूट मिल जाएगी। अब उन लोग को रोका नहीं जाएगा। इससे पहले उन लोग को रोकने का मतलब प्रावधान था कि भैया आ सकते हो, लेकिन यहाँ पे मिशनरी एक्टिविटीज वगैरह आपको नहीं कर अलाउ किया जाएगा। मतलब अगर आप कन्वर्जन वगैरह कर रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर सरकार की नज़र में आप आ गए तो सरकार आपसे उसका भी फाइन वगैरह लेगी। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी उसका भी पैसा लेती थी, ठीक है। बट यहाँ पे परमिशन दे दिया गया कि भाई आप खुले मन से जाइए और जितने लोग कन्वर्ट कर सके, मिशनरी एक्टिविटीज जो कर सके वो आप यहाँ पे करिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। नेक्स्ट, कंपनी का जो टेरिटोरियल रेवेन्यू था और कमर्शियल प्रॉफिट्स को उसको रेगुलेट करने का काम कहा गया कि भाई आपका जो टेरिटोरियल रेवेन्यू आ रहा है, मतलब जो आपने क्या कहा जाता है, रेवेन्यू का राजस्व जिसको कहा जाता है हिंदी में, राजस्व जो आ रहा है उसको कमर्शियल प्रॉफिट से अलग करके दिखाइए। मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ कंपनी के अंदर दोनों को ऐड करके दिखा रहे हो। टेरिटोरियल रेवेन्यू जो है वो आपके मतलब आपकी कंपनी का कोई एसेट नहीं है, वो आपने उगाही किया है वहां से, मतलब आपने रेवेन्यू इकट्ठा किया है, उसका आपको गवर्नमेंट को देना चाहिए। तो इनडायरेक्टली ये था कि पार्लियामेंट को किसी ना तरीके से आपका रेवेन्यू का सोर्सेस पता चल जाए। ओके, नेक्स्ट, ये भी मतलब इसको इलांगेट करके ये कहा गया कि जो आपका टेरिटोरियल अकाउंट्स है उसको कमर्शियल अकाउंट्स में मर्ज मत कीजिए भाई। आप ऐसा मत दिखाइए कि हाँ हमारा इतना प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट के अंदर आपका रेवेन्यू भी है, इसके अंदर आपका कमर्शियल प्रॉफिट भी है, तो कमर्शियल प्रॉफिट को रेवेन्यू के प्रॉफिट से या रेवेन्यू से अलग करके दिखाइएगा। तभी माना जाएगा कि भाई एक्चुअली में आपको प्रॉफिट वगैरह हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हो तो रहा ही है, सीधी सी बात है, लेकिन रेवेन्यू का पता हम लोग को चल जाएगा कि आप कितना रेवेन्यू इकट्ठा कर पा रहे हो, ठीक है। उसी हिसाब से तो आपके ऊपर बंदिशें लगाई जाएंगी। नेक्स्ट, कंपनी का एक डिविडेंड फिक्स कर दिया गया कि भाई कंपनी जो है वो 10.5% पर एनम के हिसाब से डिविडेंड देती रहेगी गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड की सरकार जो है उसको 10.5% पर एनम के हिसाब से डिविडेंड देना इसके लिए कंपलसरी हो गया। इसके अलावा 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया इंडियंस को एजुकेशन देने के लिए, मतलब इंडियंस के अंदर एजुकेशन की रुचि बढ़ाने, उसके लिए कुछ काम करने के लिए 1 लाख रुपए उस समय के हिसाब से, आई एम सॉरी, उस समय के हिसाब से बहुत ज़्यादा था, लेकिन आज के लिए कुछ भी नहीं है। खैर मेरे लिए तो वो भी बहुत है। खैर उस समय के लिए बहुत ज़्यादा था, तो ये कहा गया कि भाई 1 लाख रुपए जो है वो आपको इंडियंस के एजुकेशन के ऊपर आपको खर्च करना है, ठीक है। हालांकि खर्च खर्च तो इसमें से आठाना भी नहीं हुआ, लेकिन ये है कि भाई प्रावधान किया गया तो हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट, लोकल गवर्नमेंट को ये टैक्स लगाने का अधिकार यहाँ पे दिया जाता है कि भाई आप लोग टैक्सेस लगा सकते हो। टैक्स ही तो लगाने में लोग खुश थे कि भाई जितना टैक्स लगा पैसे इकट्ठा करो, मतलब भयंकर भयंकर इन लोग हुआ ही करते थे। तो इसमें ये कह दिया गया कि आप टैक्सेस वगैरह लगा सकते हो, और अगर कोई आपके टैक्सेस पे नहीं करता तो आप उसको पनिश भी कर सकते हो। ये लोकल गवर्नमेंट्स को वहाँ पे राइट्स दे दिया गया, मतलब इंडिया में लोकल गवर्नमेंट्स को राइट दे दिया गया। ओके, नेक्स्ट, चार्टर एक्ट ऑफ 33, ठीक है, 1833 की बात कर रहे हैं। इसने क्या किया, लीगलाइज कर दिया ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन ऑफ इंडिया। इसने कह दिया कि भाई ब्रिटिश जो है, इसने ब्रिटेन जो है उसने कॉलोनाइज कर दिया है आपके इंडिया को, ठीक है। इसने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि अब इसने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी को कह दिया कि भाई आप कमर्शियल बॉडी आप नहीं रह सकते, अब आप कमर्शियल एक्टिविटीज में संलिप्त नहीं हो सकते, आप एक कंप्लीटली अब एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी हो चुके हो, और आपका अब से काम हो गया, आप जो इंडिया में जो अंपायर है, जो कि इंग्लैंड का अंपायर है, या फिर ऐसा कहा जाए कि जो आपके वहाँ के क्वीन विक्टोरिया है या वहाँ के महाराज है, उनका जो एम्पायर है उसकी देखरेख करने का जिम्मेदार आपको ठहराया गया, मतलब आपको उसकी जिम्मेदारी दे दी गई है। समझ में आ रहा है? मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को आप कहा गया कि आप अपने कमर्शियल एक्टिविटीज को खत्म कर दीजिए, आप अपने कमर्शियल एक्टिविटीज को आप खत्म कर दीजिए, आप कंप्लीटली आप एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी हो चुके हो, जिसका काम क्या है, आप क्या एडमिनिस्टर करने वाले हो, आप एडमिनिस्टर करने वाले हो वो पूरा का पूरा रीजन जो आपने ऑक्यूपाई करके रखा है इन द नेम ऑफ राजा या रानी ऑफ द इंग्लैंड, ठीक है। इंग्लैंड के राजा रानी जो है उनके नाम पे आपने जो ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है, ये आपको चलाने का काम दिया गया, ठीक है। तो इसमें जो ये फर्स्ट मेंशन आता है कि जो गवर्नमेंट आपने मतलब आपने हेल्ड करके रखा है, ये जो आपने पूरा का पूरा लैंड एक ऑक्यूपाई करके रखा है, जो टेरिटरी आपने ऑक्यूपाई करके रखी है, वो गवर्नमेंट के नाम पे, मतलब आपके महाराजा या महारानी या उनके बच्चे लोगों या उनके संतानों के नाम पे आप लोग ने इकट्ठा करके रखा है। ये आपकी संपत्ति नहीं है, ये कंपनी की प्रॉपर्टी नहीं है, ये राजा महाराजा की प्रॉपर्टी है, जो उस समय इंग्लैंड के राजा या महारानी होंगे। ओके, इस तरीके से था। इसका मतलब ये क्या हो रहा है, इसमें समझने की आप लोग
जो मैंने आप लोगों को 1773 के एक्ट में बताया था कि भाई इन लोग चाह रहे थे कि मैक्सिमम अब ईस्ट इंडिया कंपनी को लेके आना है पार्लियामेंट के कंट्रोल के अंदर। तो ये अगर आप बताएंगे कि हाँ भाई आप महाराजा के अधीन काम करो या महारानी के अधीन काम करो, तो ही आपके अंदर एक सेंस ऑफ डिसिप्लिन रहेगा। आपको ये काम मतलब मतलब ये समझ में आ जाएगा कि भाई आपके ऊपर भी कोई बैठा हुआ है, ठीक है। आप कोई स्वायत्त पूरी, भले आपने इतना बड़ा एरिया इकट्ठा करके रख लिया हुआ है, आपने बंगाल, मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी पूरा का पूरा अधिकार के रख लिया है, तो मतलब एक तरीके से आपने इतना बड़ा एम्पायर बना दिया कि उसके अंदर 8-10 इंग्लैंड आ सकते हैं या उससे ज़्यादा। लेकिन फिर भी आपके ऊपर अभी भी सत्ता किसकी है, तो इंग्लैंड के महाराजा या महारानी की है। ओके, इस तरीके से नोटिफाई किया गया इस आपके चार्टर एक्ट में। नेक्स्ट, गवर्नर जनरल जो बंगाल के थे उनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का टैग दे दिया गया कि भाई आप अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल नहीं रह गए, अब आपको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया, ठीक है। हम लोगों ने 1773 के एक्ट में देखा था कि उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। पहले वो गवर्नर थे तो उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। उनके लॉज वगैरह जो थे पूरे के पूरे इंडिया में मतलब वैसे के वैसे चलाए जाते थे, पूरे के पूरे इंडिया के ऊपर उनका देख रेख करने का काम था। अब उनको कह दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, मतलब जो बंगाल का गवर्नर जनरल होगा वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाएगा, ठीक है। और जितने भी सिविल और मिलिट्री राइट्स वगैरह थे वो सारे के सारे दे दिए गए इसी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के अधीन। लॉर्ड विलियम बेंटिक फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होने का इनको मतलब जो भी है सौभाग्य ही होगा, ठीक है, मिला हुआ है। नेक्स्ट, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी के लेजिस्लेटिव पावर के ऊपर से धब्बा हटा दिया है। भाई आप लेजिस्लेटिव पावर वगैरह अब आपसे छीना जाता है। अब गवर्नर जनरल एंड हिज काउंसिल जो है वो पूरे के पूरे ब्रिटिश इंडिया के लिए लेजिस्लेट का काम करेगी, ठीक है। लेजिस्लेचर का काम कौन करेगा, गवर्नर जनरल इन द काउंसिल, ठीक है। नेक्स्ट, आई एम सॉरी, नेक्स्ट, इससे पहले कि जितने भी एक्ट के तहत लॉज बनाए जाते थे उनको रेगुलेशंस कहा जाता था, लेकिन अब जो एक्ट बनाए जाएंगे उनको एक्ट कहा जाएगा, ठीक है। अब जो इसके बाद से जो एक्ट बनाए जाएंगे उनके इनको कहा जाएगा एक्ट। मतलब अब क्या हो रहा है, अब लेजिस्लेटिव फंक्शंस हो जा रहा है। मतलब अब क्या हो रहा है कि अब सिर्फ और सिर्फ ऐसे, पहले क्या होता था कि भाई गवर्नर जनरल ने बोल दिया तो वो हो जाता था, वो रूल्स कहे जाते हैं, वो आपके रेगुलेशंस कहे जाते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस। लेकिन यहाँ पे अब क्या हो रहा है, अब प्रॉपर कंसल्टेशन प्रोसेस से एक लेजिस्लेटिव प्रोसीजर के थ्रू जाके एक्ट बनाया जाने वाला है। ओके, नेक्स्ट, इसमें ये कहा गया कि भाई हम लोग ओपन कंपटीशन स्टार्ट करेंगे सिविल सर्वेंट्स के लिए, मतलब आपके जो कोऑर्डिनेटेड सिविल सर्विसेज जो थी उसके लिए। अब क्या बोलते हैं, पूरे के पूरे इंडिया में भी और पूरे के पूरे ब्रिटेन में भी या उसकी कॉलोनीज के अंदर एक ही सिस्टम ऑफ कंपटीशन किया जाएगा और सब जगह पे एक ही टाइप के क्वेश्चंस कराए जाएंगे। ओके, तो हालांकि ये कभी मतलब काम में आया नहीं, ये ऐसा मतलब सिर्फ कहने वाली बात थी, ये कभी भी हो नहीं पाया। एंड ऐसा कहा गया कि मतलब जो हैली कॉलेज है, हैरी बरी कॉलेज है आपका लंदन के अंदर, वो उसके अंदर कोटास डिसाइड कर दिए गए कि इंडिया से इतने सिविल सर्वेंट कोटास हो जाएंगे, साउथ अफ्रीका से इतने सिविल सर्वेंट कोटा हो जाएंगे, इस तरीके से डिसाइड करके रख दिया गया, ठीक है। खैर ये कॉलेज वगैरह का नाम याद रखने की जरूरत नहीं, ये याद रखिएगा कि इसके अंदर फर्स्ट टाइम प्रावधान किया गया था, प्रोविजन इसके अंदर किया गया था, लेकिन इसको लागू नहीं किया गया, सिर्फ नाम भर कर गया। ओके, नेक्स्ट है, गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास ये अथॉरिटी थी कि कोई भी लॉ, कोई भी एक्ट किसी को भी रिपील कर सकती है, ऑल्टर कर सकती है, अमेंड कर सकती है ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी के हित में, ठीक है। इस तरीके से इसको पावर दे दिया गया इसके पास। अब 3 से वापस से बढ़ा के, मैंने बताया कि पिट्स इंडिया एक्ट में 3 कर दिया गया था, उसको रिड्यूस किया, उसको बढ़ा के वापस से 4 मेंबर अगेन कर दिया गया। और फोर्थ मेंबर जनरली इसको इंडियन को अपॉइंट करने की बात कही गई, ठीक है। और लॉ मेंबर होता था मोस्टली ये। और इसके पास पावर्स बहुत ही लिमिटेड रखे गए, इंडियन है ना तो इसको ज़्यादा पावर दे दोगे तो फिर आपको मतलब सिखाएगा पढ़ाएगा, लेकिन वो उन लोग नहीं चाहते थे सीखना पढ़ना, तो उन लोग सब बेवकूफ़ थे। उन लोग चाहते थे कि भाई इंडियंस लोग हमेशा ऐसे डम एंड डफर ही बन के रहे, ठीक है। तो दैट इज़ वाई उनको पावर्स वगैरह बहुत ही कम दिए, ठीक है। नेक्स्ट, गवर्नर जनरल के गवर्नमेंट को पहली बार कहा गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड काउंसिल को कहा जाएगा इंडिया काउंसिल। समझ में आ रहा है, मतलब फर्स्ट टाइम इंडिया के गवर्नमेंट का काम हो रहा है या इंडिया का काउंसिल एस्टेब्लिश किया जा रहा है। ये सब फर्स्ट टाइम मेंशन किसमें किया गया, आपके चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में। ओके, नेक्स्ट है लॉ कमीशन का एस्टेब्लिशमेंट किया जाता है, और फर्स्ट लॉ कमीशन लॉर्ड मैकाले के अधीन स्टार्ट किया जाता है। यही आपके सीआरपीसी आईपीसी वगैरह का मतलब प्रावधान वगैरह करेंगे, पूरा का पूरा कोड वगैरह डिसाइड यही करके देंगे। ओके, नेक्स्ट है स्लेवरी के अगेंस्ट
इन लोग ने ये कहा कि भाई स्लेवरी जो कि आपके सल्तनत एरा से कंटिन्यूसली चला आ रहा है आपके यहाँ पे, उसको हम लोग को मिटिगेट करना है, उसको मिटिगेट करना है, उसको ठीक करना है, स्लेव्स वगैरह को छूट देनी है। अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बस इसके अंदर प्रावधान किया गया था, इसके बारे में अंदर डिटेल किसी को पता नहीं है। ओके, बस प्रावधान कर दिया, प्रोविजन इसके अंदर कर दिया गया था। नेक्स्ट है, इसके अंदर आपके जो क्रिश्चियन एस्टेब्लिशमेंट जो जितने भी भारत के अंदर थे उन लोग को रेगुलेट करने का भी काम किया गया, और पूरे भारत के अंदर जितने बिशप्स थे उनको 3 कर दिया गया, एक कोलकाता, एक मद्रास, एक मुंबई के लिए, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते पूरे के पूरे इंडिया के अंदर इतने बिशप्स हो गए। नेक्स्ट, चार्टर एक्ट ऑफ 1853, ये आपका फाइनल एक्ट होता है, इसके बाद आपका 1857 में रिवॉल्ट हो जाएगा और फिर आएगा आपका चार्टर एक्ट ऑफ 1858, ठीक है, फिर काउंसिल एक्ट आना स्टार्ट हो जाएंगे। चार्टर एक्ट ऑफ 1853 ने क्या किया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ये अधिकार दे दिया कि वो जितनी भी टेरिटरीज उसने रखी हुई है और जितना रेवेन्यू वो अपने पास रखी हुए है वो सब अपने पास रखे रहे टिल टिल जब तक ब्रिटिश क्राउन चाहता है। ये शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अब मैंने आप लोग बताया ना कि धीरे धीरे इन लोग क्या कर रहे थे, अपना मतलब पार्लियामेंट का कंट्रोल बढ़ा रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर। इन लोग को भी पैसे चाहिए ना, तो ये लोग धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर धीरे धीरे पहले उनका मोनोपोली खत्म किया, फिर उसके ट्रेडिंग राइट्स खत्म कर दिया, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बना दिया। फिर अब इन्होंने क्या कर दिया कि क्राउन के पास ये अधिकार है कि वो कितने समय के लिए, कोई भी स्पेसिफाइड पीरियड नहीं किया, इससे पहले आपके 20 साल के लिए कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या किया कि कोई भी स्पेसिफाई नहीं किया। इन्होंने ये कह दिया कि भाई आपके पास जो टेरिटरीज है और रेवेन्यूज जो है इंडिया के अंदर वो आप सिर्फ क्राउन के अधीन पे ही सिर्फ रखे हो, क्राउन जब तक चाह रहा है तब तक के लिए आप रख सकते हो, उसके बाद आप नहीं रखने वाले हो, ठीक है। तो इस इनडायरेक्टली ये कहा गया कि जब हमारी मर्जी होगी आपका हम लोग मतलब क्या होता है डिसोल्यूशन कर देंगे, या आपसे पावर हस्तक्षेप मतलब अपने पास हस्ताक्षरित कर लेंगे या फिर ट्रांसफर कर लेंगे। ओके, ये एक्ट ये आपका चार्टर एक्ट जब आया था उस समय लॉर्ड डलहौजी आपके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, ठीक है। गवर्नर जनरल इन ऑफिस ये आपका एक लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव बॉडी बनाया गया, ठीक है। इसमें ये कहा गया कि भाई आपका लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव फंक्शन जो है गवर्नर जनरल का, इसको सेपरेट किया जाए। इसको सेपरेट करने का मोटिव ये था कि भाई लेजिस्लेटिव यूनिट को आपके मतलब अलग कर दो एग्जीक्यूटिव यूनिट से। इसके लिए आपके 12 मेंबर्स को ऐड किया गया आपके पूरे के पूरे काउंसिल के अंदर, मतलब इसको कहा गया गवर्नर जनरल का काउंसिल। इसका काम क्या था, पूरे के पूरे इंडिया के लिए लेजिस्लेशंस बनाना, ठीक है। इसको मिनी पार्लियामेंट भी कहा था, ये सब टर्म्स वगैरह याद रखने की कोई जरूरत नहीं, बस याद रखिए गवर्नर जनरल का लेजिस्लेटिव काउंसिल जो था उसके अंदर 12 मेंबर्स थे, और इन लोग का मेन काम ये था कि भाई पूरे के पूरे इंडिया के लिए आप लेजिस्लेशंस वगैरह बनाओगे, एक्ट्स वगैरह बनाओगे और उसके बेसिस पे एक्ट करोगे। लेकिन एग्जीक्यूटिव काउंसिल अलग है, मतलब आपका जो गवर्नर का एग्जीक्यूटिव काउंसिल है वो अलग है, उसके अंदर 4 मेंबर्स अभी भी है, ठीक है। आपके 4 मेंबर, जो चौथा मेंबर लॉ मेंबर वो जैसे पहले वाला था वैसे का वैसे अभी भी चला रहा है। गवर्नर जनरल प्लस 4 मेंबर इज एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल। गवर्नर प्लस 11 अदर मेंबर्स आर इज नोन एज गवर्नर जनरल इन काउंसिल, ठीक है। तो आपके लॉ मेंबर ये फोर्थ वाला जो मैंने आपको बताया, इनको राइट टू वोट भी इसमें दे दिया गया, ठीक है। ये फुल टाइम मेंबर बन गया, इनको राइट टू वोट भी कर दिया गया। 12 जो मेंबर्स थे उसमें से कौन कौन था ये आप लोग को याद करना तो याद कर सकते हैं, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा। फर्स्ट आपके गवर्नर जनरल हो गए, एक आपके कमांडर इन चीफ हो गए, 4 आपके मेंबर ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल हो गए, एक चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द कोलकाता हो गए, एक रेगुलर जज जो कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जनरली सीनियर जो जज होते थे आफ्टर द CJI वो हो जाते थे। नेक्स्ट आपके 4 रिप्रेजेंटेटिव आते थे आपके अलग अलग प्रोविंसेस से, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास और नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस से, यहाँ से बुलाए जाते थे एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस प्रोविंसेस, ठीक है। इसके अंदर कंपटीशन सिस्टम जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस था आपका सिविल सर्वेंट्स के लिए वो पूरी तरीके से खोल दिया गया, अच्छी तरीके से उसको एस्टेब्लिश कर दिया गया, और इंडियंस लोग को पार्टिसिपेट करने में कोई मनाही नहीं रहेगी, इसको खोल दिया गया। और इसी के अंदर हम लोग धड़े धड़े मतलब सारे सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, आपके आगे चल के सुभाष चंद्र बोस जी, ये सब लोग सब ICS बन के निकल के आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसी को रेगुलेट करने के लिए मैकॉली कमेटी भी बनाई गई थी। ये सब चीज़ें इतना याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग 1854 में इसको बनाया गया था, ऐसे बस नाम याद रखिएगा। बाकी जो नंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, हम लोगों ने बात किया था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाए गए थे अपॉन द EIC इलेक्शन कमीशन बोला, ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर जो आपका बनाया गया था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उसके जो मैक्सिमम मेंबर्स थे वो पहले 24 हुआ करते, उसको रिड्यूस करके 18 कर दिए गए, जिसमें से 6 जो होते थे वो आपके ब्रिटिश क्राउन की तरफ से नॉमिनेट होके आते थे सीधा सीधा, मतलब एक तरीके से 1/3 जो मेंबरशिप होती है ब्रिटिश क्राउन की तरफ से आते थे। ओके, नेक्स्ट
ये इसी ने आपका फाउंडेशन स्टोन रखा किसका, मॉडर्न पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये आपका मॉडर्न पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का फाउंडेशन रखता है। और इसी समय से आपका मतलब एक्चुअली में ब्रिटिश पार्लियामेंट में जैसा वर्किंग प्रोसीजर था, वही वर्किंग प्रोसीजर यहाँ पे गवर्नर जनरल इन काउंसिल अडॉप्ट करती थी, और पूरी तरीके से वैसे ही पार्लियामेंट्री सिस्टम के हिसाब से काम करती थी। बिल लाना, उसके ऊपर डिबेट करना, उसके बाद फिर चर्चा करना, फिर पासिंग करना, मेजॉरिटी वोटिंग, ये सब कुछ वहाँ से आता है। एंड उसी तरीके से यहाँ पे किया जाता है। तो ये फर्स्ट टाइम ऐसा होता है कि भारत के अंदर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यहाँ पे लाया जाता है ब्रिटिश मॉडल के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे उसी को हम लोग आज तक फॉलो करके चले आ रहे हैं, ठीक है। चलिए इसी के साथ एंड अप करता है, आप लोग से कल फिर मुलाकात होगी लगभग इसी टाइम पे, तब तक ऐसे पढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच, चलिए बाय।